हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ इपॉक्साइड। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्साइड। देखिए, हम लोग जैसे पढ़ते आए कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की देखते हैं। देखिए, पहली बात जान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी केमिकल बॉन्ड का इन्वॉल्वेशन न हो, केवल उसके स्टेट चेंज का डिसाइड कर सकते हैं। उसकी मॉलिंग पॉइंट क्या होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक, ये सब सारी नेचर जिसमें हम जानते हैं, जिससे सीखते हैं, वही सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो देखो, इथाइलिन ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी देखिए होता क्या है कि इथाइलिन जो ऑक्साइड्स होते हैं, कि जो पहली बात एक कलरलेस इनफ्लामेबल क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक, चलिए एक एक प्रॉपर्टी लिखते चलते हैं, सीखते चलते हैं। तो एक एक हेडिंग बना के, पॉइंट बना के आप सीखेंगे। तो इसमें पहले लिखिए, लिखिए इथाइलिन ऑक्साइड इज, पॉइंट बना बना के लिखिए, लिखिए इथाइलिन ऑक्साइड इज, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड का फार्मूला जान चुके हैं आप लोग, CH2 इनके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन। इथाइलिन ऑक्साइड इज, इथाइलिन ऑक्साइड इज कलरलेस, कलरलेस इनफ्लामेबल, इनफ्लामेबल, इथाइलिन कलरलेस इनफ्लामेबल गैस, इनफ्लामेबल गैस, ये गैस होती है। ठीक, इथाइलिन ऑक्साइड इनफ्लामेबल यानी कि जलने योग्य गैस है ये इथाइलिन ऑक्साइड। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 14 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं उससे हायर एल्काइन की या इपॉक्साइड की। तो क्या होता है, प्रोपाइलिन ऑक्साइड जो होती है ये भी कलरलेस, लेकिन ये लिक्विड होती है, गैस नहीं लिक्विड होती है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना लीजिए, देखिए प्रोपाइलिन ऑक्साइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड is colorless liquid, colorless colorless liquid, propylene oxide is colorless liquid। लिक्विड मतलब वोलाटाइल लिक्विड होता है, ये भी लिख लीजिए वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब आसानी से वेपराइज होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है। हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी लिख लीजिए, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए प्रॉपर्टीज में अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, कुछ नए बॉन्ड बनते हो, ये सब प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार उससे लगे एल्किल या एरिल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़े, इपॉक्साइड की, इपॉक्साइड्स।
चलिए इतना लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं ये चल क्या रहा है, इपॉक्साइड चल रहा है। देखिए आपको बार बार पहले पढ़ चुके हैं आप लोग कि इपॉक्साइड क्या होते हैं। जब दो कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसे इपॉक्साइड कहते हैं, या हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो आप पहले से जानते हैं इपॉक्साइड एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है। 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होने का मतलब हाईली स्ट्रेन होता है। हाईली स्ट्रेन का मतलब कि इसमें बांडों के बीच में एक प्रकार का तनाव होता है, तो इसलिए अनस्टेबल होते हैं। जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आपको बताया जाता है 3 मेंबर रिंग से ज्यादा 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 4 मेंबर से ज्यादा 5 मेंबर, और 5 मेंबर ज्यादा 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है। क्योंकि बांड एंगल बढ़ता है तो बांडों बांडों के बीच का जो रिपल्सन या स्ट्रेन होता है वो कम होता जाता है। ठीक, ये सब सारी चीजें आप पहले से जानते भी होंगे। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले यही, इसका क्या मतलब है कि जो ये जब अनस्टेबल है तो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इपॉक्साइड जो होता है हाईली रिएक्टिव कंपाउंडों में आता है एज कंपेयर टू ईथर। ईथर के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइलिक्स आसानी से अटैक करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है। ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है और रिंग की ओपनिंग करने की कोशिश करता है, यानी कि इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी कुछ स्टेटमेंट जैसे हमने बताया है वैसे लिख लेते हैं, फिर उसकी रिएक्शन कैसे होती है, कैसे मैकेनिज्म होगा, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो लिखिए इसमें इपॉक्साइड्स आर 3 मेंबर्ड साइक्लिक हाईली स्ट्रेन। तो एक एक पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखना है आपको क्या, इपॉक्साइड्स आर 3 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड cyclic epoxides are 3 membered cyclic compound जो 3 मेंबर होने के नाते इसके रिंग में ज्यादा स्ट्रेन होता है तो आगे ये लिखेंगे, लिखिए विच इज हाईली स्ट्रेन, विच इज हाईली स्ट्रेन, विच इज हाईली स्ट्रेन, तनाव बहुत ज्यादा होता है बांडों के बीच में 3 मेंबर्डिंग होने के वजह से, विच इज हाईली स्ट्रेन, सो इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो इट इज मोर रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction then ईथर। ईथर के कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल्स के लिए ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये कंपाउंड हाईली स्ट्रेंड होता है। हाईली स्ट्रेंड होने का मतलब 3 मेंबर्ड की रिंग होने के कारण अनस्टेबल होता है। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं। अब बात आती है कि जब 3 मेंबर है तो 3 मेंबर से अपने आप को 4 मेंबर या अनवर्ड करने की कोशिश करेगा या रिंग को ओपन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ईथर्स यानी इपॉक्साइड्स में रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती हैं। ये एसिड से भी कह हो सकती और बेस से। तो अगला हेडिंग आप लिखेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग
रिएक्शन। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे देता है अब हम सीखेंगे इस टॉपिक में, और किस किस से रिएक्ट करता है और कैसा प्रोडक्ट बनाता है। देखो अभी हमने बताया कि इपॉक्साइड हाईली स्ट्रेंथ कंपाउंड होता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, आसानी से रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करके रिंग को ओपन कर सकता है। एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। तो यही पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, फिर एक एक करके सीखते हैं। इसमें लिखिए आप, ड्यू टू हाईली स्ट्रेन इन due to highly strain in three-membered ring, due to highly strain in three-membered ring of epoxides, three-membered ring of epoxide, ring of epoxides. So it shows ring opening reaction, ring opening reaction in presence of in acid as well base catalyzed medium, in opening reaction in acid as well as base catalyzed मीडियम। करने क्या मतलब, हमने यही बताया कि इपॉक्साइड थ्री मेंबर्ड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जिससे के कारण ये अपनी रिंग को डिस्टर्ब करना चाहता है और न्यूक्लियोफाइल के लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा ससेप्टिबल होता है। इसलिए एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से, और अपना रिंग को ओपन कर लेता है। ठीक, ये आपको इस सेंटेंस में दिखाया गया है। अब हम एक एक करके खूब डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन क्या होती है, बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। हेडिंग क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना है, देखिए जब इपॉक्साइड एसिड कैटालाइज्ड मीडियम में रिएक्ट करता है, ठीक, तो होता क्या है कि इसमें रिंग की ओपनिंग ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रांस एडिशन। कहने क्या मतलब, जब इपॉक्साइड किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, और भी कौन सा एसिड होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, यानी कि प्रोटिक एसिड। ठीक, यानी कि इपॉक्साइड जब भी प्रोटिक एसिड से रिएक्ट करता है एल्कोहलिक मीडियम में, तो हमेशा ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं और रिंग की ओपनिंग हो जाती है। बात समझ आया। तो चलिए यही स्टेटमेंट आप लिख लेते हैं,
स्टेटमेंट लिखने के बाद हम रिएक्शन आपको बताते हैं, उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट आप लिखिए, इसमें लिखिए व्हेन आयन इपॉक्साइड रिएक्ट विथ, देखिए व्हेन आयन इपॉक्साइड, व्हेन आयन इपॉक्साइड reacts with active hydrogen containing compound, active hydrogen containing compound such as, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज OH, H2O, OH, H2O, NH2, H2O, ROH और RNH2, टर्मिनल एल्काइंस and terminal alkynes and terminal alkynes etc। एक चीज समझिए, एक टर्म है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग। देखो एक चीज हम आपको बताए थे, कंस रूल बहुत पहले ही बता दिए थे। कंस रूल क्या होता था कि हमने बताया था ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ा हाइड्रोजन, ठीक, और सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा होता है, एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, ऐसे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है, ROH अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ वाटर में भी दो हाइड्रोजन जुड़े किससे, ऑक्सीजन से, वो भी एक्टिव है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा वो भी एक्टिव है। जैसे कि टर्मिनल एल्काइन होगा, हमने टर्मिनल की बात किया है, इन बिटवीन अगर एल्काइन रहेगा, जिससे दो एल्किन के बीच में एल्काइन, तो क्या होगा, उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं होगा। तो हमने इसीलिए टर्मिनल की बात की, टर्मिनल जैसे मान लो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, इसलिए तो आपको समझ आ गया होगा एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते कौन है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, हम क्या लिख रहे थे, when epoxide react with active hydrogen containing compound such as alcohol, water and amine, 1 degree amine and terminal alkyne etc in presence of acid catalyst etc, आगे से लिखिए, in presence of acid catalyst, in presence of acid catalyst medium, in acid catalyst, in presence of acid catalyst, then ring opening reaction takes place, the ring opening reaction takes place and trans addition product form, and trans addition product formed। ठीक, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीजें आप सीख पाएंगे कैसे होती हैं और क्या कुछ बनता है। देखिए जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, चलिए कोई जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन एल्किल, एल्किल यहाँ कार्बन जुड़ा है, जैसे मान लो एल्किल, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इपॉक्साइड है। ठीक, इपॉक्साइड है इसलिए क्योंकि दो कार्बनों के बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन लगा है। जैसे मान लो कोई इपॉक्साइड है, ठीक, इस इपॉक्साइड की रिएक्शन किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कर दें। जैसे हमने एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड यहाँ ले लिया कि R-OH, जैसे एल्कोहल ले लिया गया, एल्कोहल ही तो है ROH, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ करा दें और मीडियम कैसा रख दें, एसिड, एसिड, चलिए एसिड ले लें, HCl ले लें, प्रोटिक एसिड HCl ले लें। ठीक, तो क्या कहा इसमें, इसमें यह बताया गया कि जो एडिशन प्रोडक्ट तो बनता है, साथ ही साथ ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। ट्रांस का मतलब एक तरफ OH जुड़ेगा, एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे। तो देखिए, और अब जानते हैं ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, ये वाला क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक, ये जब एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, कोई भी रिंग की ओपनिंग होगा। अभी हम आपको मैकेनिज्म सिखाएंगे, इसमें दोनों कार्बन ऑक्सीजन के भी दो बांड है, एक बांड टूटेगा, एक से OH जुड़ जाएगा, एक OH होगा और एक को ROH, तो एक प्रकार का एडिशन, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और कैसे होता है, चलिए आपको हम सिखा देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। अभी इसकी मैकेनिज्म होगी तो बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे आप। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये वाला बांड टूट गया है ना, जैसे क्या होगा, ये वाला बांड, चलिए चाहे ये बांड टूट गई चाहे ये बांड, चलिए ये वाला बांड ब्रेक हो गया और यहाँ से H आ जाएगा, उससे क्या होगा, OH हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट है, OH, ये कार्बन है, कार्बन से लगा एल्किल ग्रुप है। ठीक, और RO डैश जाके इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इसकी भी वैलेंसी खाली हुई थी, RO डैश। तो एक प्रकार के ट्रांस और एडिशन प्रोडक्ट बने अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ, ये अपवर्ड, इसी को कहते हैं क्या, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट ये बना, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो ये तो थी रिएक्शन, इपॉक्साइड एसिड कैटालाइज में किस तरह से रिएक्शन देता है। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा, कैसे होगा, सारा प्रोसेस आप वहां से अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं, अब हम इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ एसिड कैटालाइज की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से सीखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। आपके सुविधा के लिए, आपको लर्न होने के लिए, ये इसकी मैकेनिज्म कुछ स्टेपों में डिवाइड किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड। इस स्टेप में प्रोटोनेशन होगा और प्रोटॉन कहां से आते हैं, प्रोटॉन जो आप एसिड लेते हैं, प्रोटिक एसिड, वहां से आते हैं और ऑक्सीजन, इपॉक्साइड के ऑक्सीजन से प्रोटोनेटेड हो जाते हैं तो कुछ कंपाउंड होता है, इसी को कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो पहले स्टेप का क्या नाम रखा गया है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन होगा इसमें पहले स्टेप में। अब देखिए रिएक्शन हुआ था कैसे, हम बताए थे कि इपॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, किसी प्रोटिक एसिड के साथ और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रेजेंस में। तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया था प्रोटिक एसिड में HCl, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अब आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी डिसोसिएट होता है किसमें, H+ और क्लोराइड में टूटता है ये। ठीक, कैसे टूटता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा, तो इस पे जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन।
H प्लस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसमें केवल प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता, इसलिए कहते हैं प्रोटॉन। अब क्या करेगा, ये प्रोटोनेट करेगा, जो इपॉक्साइड आप रिएक्शन में लिए होंगे रिंग ओपनिंग के, उसके ऑक्सीजन से ये जाके जुड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा कि इससे जो प्रोटॉन जनरेट हुआ वो प्रोटॉन जाके आसानी से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए प्रोटोनेटेड हो जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरह से आर आर सी सी आर आर, यहाँ क्या जुड़ेगा O और यहाँ H। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया है इसको ना, तो H ऑक्सीजन प्लस, इसी को कहते हैं क्या? प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। यहाँ जनरेट हो गया प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। अब क्या होगा? स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है? कार्बोनियम आयन का जनरेशन, जी, यानी कि कहते हैं कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसी यानी कि सेकंड स्टेप हम क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक, या जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो चलिए स्टेप सेकंड की बात करते हैं हम। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का मतलब समझते होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होगा, इसी को कहते हैं कार्बोनियम आयन का जनरेशन। ठीक, चलिए हम ये प्रोटोनेटेड मिटा देते हैं, अब इसको आप लिख लिए होंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड। ठीक, तो देखो स्टेप सेकेंड में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन यहाँ जनरेट होगा। अब कार्बोनियम आयन जनरेट कैसे होगा? यहाँ देखो, यहाँ से जो प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड है, इसी से कार्बोनियम आयन जनरेट होता है। कार्बन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ हाइड्रोजन लगा था, दो इलेक्ट्रिक ग्रुप लगे हैं इससे। ठीक, ये जो, अब इससे क्या होगा? एक ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि जो यही मोस्ट पोलर बॉन्ड है, यही ब्रेक होगा, कोई एक ब्रेक हो जाएगा और आसानी से जाके वहां जुड़ जाता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, कैसे होता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो सेट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? ऑक्सीजन। ठीक, तो कार्बन लूज करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से निगेटिव चार्ज। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या बन जाएगा? आर आर कार्बन है, ये क्या हो जाएगा? OH। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एक न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन जुड़ा है, इससे क्या लगा? एल्किल ग्रुप लगे हैं। ठीक, और इसी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब कार्बन, क्योंकि अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसी जो कंपाउंड बनता है, इसी को कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जनरेट हो गया स्टेप सेकेंड से। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में एडिशन होगा। जो आप एल्कोहल यानी कि जो आप एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज लेते हैं, उससे उससे क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन लेते हैं तो उससे H निकलेगा और कुछ अलग निगेटिव चार्ज पोर्शन वाला निकलेगा, वो जाके इस कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा, और वो भी ट्रांस में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके OH के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टेप थर्ड हम लिखेंगे क्या है? स्टेप थर्ड का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड
स्टेप थर्ड का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। अब स्टेप थर्ड में हम एडिशन प्रोडक्ट सीखेंगे कैसे बनता है। जो स्टेप सेकेंड से कार्बोनियम आयन डेवलप हुआ था कुछ ऐसे था कि नहीं, यहाँ OH लगा था, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगे थे, 2 एल्किल ग्रुप लगे थे। ठीक, अब क्या करते हैं, जो मीडियम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग वाले लेते थे, यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन में क्या लिए थे? अल्कोहल लिए थे, है ना। एक्टिव हाइड्रोजन में आप जानते हैं अल्कोहल में पेयर होता है, सेम पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे? एक प्रकार को एडिशन देंगे और वो एडिशन ट्रांस होता है। कहने का क्या मतलब है, रिएक्शन में एक चीज और देखे थे आप, क्लोराइड भी निकला था ना। तो रिएक्शन में जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो पहले स्टेप में निकला था, इससे H निकल के क्या बाई प्रोडक्ट का निकल जाएगा HCl, फिर से रिगेन हो गया एसिड। ठीक, और बचेगा ये RO नेगेटिव। RO नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? RO नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, किसके पास? RO नेगेटिव सीधे सीधे जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा कार्बन से। एक प्रकार का एंटी एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होगा वो? यहीं पर देखते चलिए, RC, फिर से देखिए RCR, यहाँ OH लगा था, यहाँ से कार्बन, यहाँ से क्या जाएगा? ये वाला OR डैश। अपोजिट हो गए कि नहीं एक दूसरे के, और यहाँ 2 एल्किल ग्रुप लगे थे पहले से। तो जो ये बना ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं, ये ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट है क्योंकि OH और ROH दोनों एडिंग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिससे आपकी ये वाली रिएक्शन बहुत आसान लगने लगे। चलिए जैसे मान लो कुछ दूसरे और एग्जांपल करते हैं। इसकी मैकेनिज्म हमने बता दिया है, अब हम सीधे सीधे प्रोडक्ट निकालना सिखाएंगे कि रिएक्शन को देख के कैसे आप सीधे सीधे प्रोडक्ट डिसाइड कर पाएंगे। चलिए जैसे हमने लिया कोई सिंपल इपॉक्साइड, जैसे सबसे छोटा इपॉक्साइड इथाइलिन का इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड है, जैसे ये 2 कार्बन का इपॉक्साइड है, इथाइलिन इपॉक्साइड। इसी को कहते हैं क्या? ऑक्सीरेन। जैसे क्या है? ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। ठीक, जैसे कि ऑक्सीरेन की रिएक्शन हम किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से साथ किसी एसिड कैटालाइज में करा दें, तो पहले में क्या, जैसे HCl ले लेंगे, कोई एसिड लेंगे तो उसमें प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन जाके इसको प्रोटोनेट करेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज से हाइड्रोजन लग जाएगा। अब प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा उससे रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर चलो हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले लेते हैं वाटर। ठीक, वाटर, और आप जानते हैं वाटर जो होता है H प्लस और OH के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये टूटेगा तो इस पे H प्लस आ जाएगा, इस पे O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है ना। तो क्या होगा, इससे O नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड की ओपनिंग होगी। अब पहले कार्बोनियम आयन जनरेट होगा, फिर कार्बोनियम आयन से क्या होगा, ये बॉन्ड कोई ब्रेक हो जाएगा, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब चलिए हम तोड़ देते हैं कोई यही बॉन्ड। ठीक, चलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ OH लग जाएगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और निगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक प्रकार का इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, है ना। बात समझ आई कि नहीं आपको? और यहाँ से H प्लस एसिड फिर से रिगेन हो जाएगा। इस तरह से देख के रिएक्शंस को लिख सकते थे, है ना। इसका क्या नाम होगा? इथेन 1,2 डाइगाल। इसका क्या नाम होगा? पहली पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? इथेन 1,2
टू डाइआल। जब हम अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ाए थे तो इथाइलिन 1 टू डाइआल या ग्लाइकाल के बारे में बताए थे। इथाइलिन 1 इथेन 1 टू डाइआल। चलिए कोई एग्जांपल और करते हैं। ये एग्जांपल अगर आप सीख जाएंगे तो इस रिएक्शन का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और यह रिएक्शन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। जैसे देखो CH3 CH3 C जैसे हमने जोड़ दिया H H। इस रिएक्शन को आपको बहुत केयरफुली सीखना है। ये रिएक्शन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, सारी चीजें। ठीक, जैसे हमने कोई भी एसिड लिया था HCl ले लिया। ठीक, देखिए आपको तो पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, तो कौन सा टूटेगा कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड करता है उस कार्बन से लगे एल्किल ग्रुप। अब देखो यहाँ एल्किल मेथिल ग्रुप है, यहाँ भी मेथिल ग्रुप, और आप जानते हैं मेथिल ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि प्लस आई इफेक्ट काज करता है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे कार्बन की तरफ पे। जब कार्बन की तरफ ये टूट होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ मतलब यही है। सबसे पहले देखो ये एसिड से प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होने का मतलब इस तरह टूटेगा H+ और Cl नेगेटिव। तो क्या हुआ, पहले बात देखो, पहले क्या प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बन जाएगा। प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह से प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बन जाएगा, है ना, प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड का जब किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, चलिए जिसे हम इस बार मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे CH3OH, ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, क्योंकि इसमें H ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, H+ में टूटेगा O नेगेटिव। अब देखो यहाँ से HCl निकल जाए, फिर से HCl अपना रीगेन हो जाएगा, है ना। अब देखो बॉन्ड कौन टूटेगा, यहाँ देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी देगा। जब इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे आ जाएगा, कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड पेयरों में रिपल्सन होगा, तो ये आसानी से बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, जिधर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे। जब ये टूटेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो निगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव है, पॉजिटिव पहले से न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब ट्रांस के रूप में ये RO मेथॉक्सी ग्रुप आके इस ट्रांस में जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब बहुत अच्छे से आप यहाँ कर पाएंगे। कैसे लिखेंगे, CH3 कार्बन CH3, है ना, CH यहाँ क्या लगा है OH, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन लग जाएगा। अब मेथॉक्सी ग्रुप जो बचेगा ये कहाँ जुड़ेगा, ये इससे ट्रांस में जुड़ जाएगा। इस प्रकार का जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये ईथर भी है, देखो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन ईथर और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ये ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बना, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, तो हमने आप सारी चीजें बता दिया, कैसे रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, एसिड की किस तरह से कैसी मैकेनिज्म होती है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, एक एक चीजों को सिखाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप सीख पाए होंगे। ठीक, अगर ये सीख गए तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे क्या, बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब हम बेस जैसे एसिड से पढ़ चुके हैं, अब बेस से भी पढ़ सीखेंगे तो किस तरह से रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इन सब चीजों में आज के लेक्चर में या पिछले या किसी भी केमिस्ट्री किसी टॉपिक में आपको कहीं भी डाउट होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक, और हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, है ना। किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस क्या है कि आपको ध्यान से पढ़ते रहना, एक एक चीज को सीखते चलना है। ठीक, ओके, थैंक यू, बस यहीं तक आज।